हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास इलेवेंथ का बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये कौन सा चैप्टर है? सबसे पहले मैं इसका बात करूं आपसे तो या तो आप बोल सकते हैं यूनिट 2, बट यूनिट 2 जो है उसमें बहुत सारा अलग अलग एक्सरसाइज है। तो हम क्या किए हैं, जितने भी एक्सरसाइज है उसको चैप्टर नाम दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉपिक से आप समझ सकते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टनरशिप के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। साझेदारी और सहकारी समिति, साझेदारी और सहकारी समिति यानी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसका कुछ क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है उसमें मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं 1 मिनट समय लूंगा और बताना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। आप जानना भी चाहेंगे तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेटिव यानी कोऑपरेट करने के लिए यानी हेल्प करने के लिए। तो जब कुछ लोग मिल करके एक दूसरे के हेल्प की भावना से अगर कोई संस्था का स्थापना करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करते हैं कि हम सभी मेंबर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो उसके लिए जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। यानी इसमें एक दूसरे का हेल्प का भावना ज्यादा होता है मेंबर्स के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए। तो बच्चों याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम 10 मेंबर होना चाहिए। मिनिमम कितना मेंबर होना चाहिए? 10 मेंबर होना चाहिए। और सर मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वाज पास। इसका कानून कब पास हुआ था? कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं, इसका स्थापना कर सकते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कानून बना। तो कानून कब बना था, इसके लिए लॉ कब बना था? तो इसके लिए जो कानून बना था वो 1912 में, 1912 में बना था बाबू। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अभी बताइए आपको मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है बच्चों, ये याद रखना। इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर यही पार्टनरशिप पूछे कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो बच्चों याद रखना पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप जो होता है इसमें मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकता है। कंपनी अगर पूछा तो प्राइवेट कंपनी में अलग और पब्लिक कंपनी में अलग। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है। कितना? प्राइवेट जो कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी जो होता है उसमें बच्चों मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकता है। और पब्लिक कंपनी जो होता है, याद रखना पब्लिक कंपनी जो होता है इसमें भी अनलिमिटेड होता है, याद रखना। यहां से जनरली एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आगे आज का। कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। सहकारी समिति का पंजीयन कराना है। आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? बिल्कुल हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है बच्चों, याद रखना। तो कंपलसरी होगा, अनिवार्य होता है। यही अगर पार्टनरशिप का पूछे तो याद रखना पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। आगे अगला सवाल कहता है सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होता है।
लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, उनका लायबिलिटी कितना होता है? लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है या कोई लायबिलिटी ही नहीं होता है? बच्चों याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कितना होता है? लिमिटेड होता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनका लायबिलिटी जो है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। बच्चों याद रखना। अगला सवाल कहता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है, इसका प्राइमरी जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? यानी ये जो संस्था है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों ये संस्था स्टार्ट किया जाता है? तो बच्चों मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि जनरली इसमें क्या होता है, मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए इस संस्था का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो संस्था होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? सर्विस देना, सेवा करना एक दूसरे को होता है। एक दूसरे को सेवा करना होता है। अब अलग अलग प्रकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अगला सवाल देखोगे, कहता है अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाता है। और अरेंजमेंट होगा ये, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट रीजनेबल, फुल स्टॉप नहीं है बाबू, एक साथ है, रीजनेबल रेट्स फॉर द मेंबर्स इज डन बाय। मतलब ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन समझना। कहता है कि जिसको घर चाहिए उसको सही रेट पर घर मिल जाए, सही प्राइस पर घर मिल जाए, ठीक है। ऐसा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगा वो सही रेट पर लोगों को घर दिलवा देगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग अलग प्रकार का होता है बाबू। प्रोडक्शन करने वाले के लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, कंज्यूमर के लिए अलग होता है, हाउसिंग के लिए अलग होता है और क्रेडिट कंपैरेटिव के लिए अलग होता है। तो एक घर की बात कर रहा है, हाउस को सही रेट पर दिला दे तो कौन सा सोसाइटी होगा? तो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। कैसा होगा? हाउसिंग। सिंपल सी बात, ये तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। प्रोड्यूसर को अगर चाहिए तो उसके लिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर को अगर हेल्प करने के लिए अगर सोसाइटी बनेगा तो क्या होगा? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। यहां पर हाउस सही रेट में मिल जाए उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या होगा? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत मुश्किल है नहीं। क्योंकि कहता है सदस्यों को नियमित बाजार, देखो क्या कहता है, उपलब्ध कराना, मार्केट सही मिले, मार्केट अच्छा उपलब्ध कराना। ये किस प्रकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा? तो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। तो देखो पहला है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, यानी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा वो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। ये पहला जो ऑप्शन है ये हम लोगों का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या कहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स से अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू दैट वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विथ द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ मेंबर। देखो क्या कहता है, मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, मेंबर को सहायता प्रदान करने के लिए
जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जाता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो बार बार हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वो अपने मेंबर्स को हेल्प करने के लिए ही एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा हम लोगों का? वो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये मेंबर का वेलफेयर के लिए, मेंबर का हेल्प के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें आज का, तो कहता है पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। पार्टनरशिप जो फॉर्म किया जाता है साझेदारी की स्थापना फलस्वरूप होती है। साझेदारी का जो स्थापना होता है वो किसके फलस्वरूप होता है? यानी साझेदारी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि साझेदारी होता क्या है। बच्चों आप पढ़े होंगे भी, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए उस व्यवसाय से, उस बिजनेस से जो लाभ या हानि होगा उसको बांटने के लिए जब रेडी होता है, उसके लिए एक एग्रीमेंट करता है, तो उसकी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को चलाने के लिए और उस बिजनेस से होने वाले लाभ और हानि को बांटने के लिए जब रेडी होते हैं, तैयार होते हैं, और वो जो बिजनेस होता है वो सब पार्टनर मिलके भी चला सकते हैं या सबके तरफ से एक व्यक्ति भी चला सकता है। बाकी लोग मेंबर रहेंगे, बाकी लोग ओनर रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट का काम एक व्यक्ति भी कर सकता है अगर बाकी सब लोग का सहमति होता है तो। इसके लिए क्या करना होता है बाबू? अगर आप एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं उसके साथ आप बैठ के क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट पहले बनाएंगे। हाँ, वो हो सकता है कि आप जो एग्रीमेंट बनाएंगे वो ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो, रिटेन भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक व्यक्ति के पास साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके साथ पहले क्या करेंगे? बैठ के बात करेंगे, राय मशवरा करेंगे कि क्या बिजनेस करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कितना पूंजी लगाएगा, कहां बिजनेस चलाएंगे, ये सब बातचीत करेंगे ना बाबू। तो जो बातचीत करेंगे हम एक दूसरे के बातों पर जब हम लोग रेडी होंगे तो वही एग्रीमेंट कहलाता है। हाँ, वो एग्रीमेंट हम चाहे तो पेपर में फिर लिख लें और दोनों पार्टनर साइन कर लें, या जितने भी पार्टनर सब साइन कर लें, या ओरल भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, यानी पार्टनरशिप शुरू करने के लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है, याद रखना कि पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है, पार्टनरशिप का जो स्थापना होता है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हम लोगों का सही आंसर होगा बाबू, वो देखो कहीं लिखा होगा एग्रीमेंट। कहता है एन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। जितने भी व्यक्ति हैं सारे लोगों के बीच, जितने भी पार्टनर बनना चाहते हैं सारे लोगों के बीच क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट से इसका स्थापना होता है। याद रखना लॉ से इसका स्थापना नहीं होता है, कानून से इसका स्थापना नहीं होता है, एग्रीमेंट से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ पार्टनरशिप डीड। कहता है पार्टनरशिप डीड क्या है? कहता है एक साझेदारी संलेख, रिटेन लीगल डॉक्यूमेंट्स, वर्बल एक मौखिक समझौता, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और नन ऑफ दीज। कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है समझना। अभी हम आपको बता रहे थे एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर लोग बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। जब एग्रीमेंट करेंगे यानी आपस में जो बातचीत करेंगे पार्टनर, वही एग्रीमेंट कहलाता है बाबू। अगर उस एग्रीमेंट को ओरल रहने दिए तब वो ओरल एग्रीमेंट हुआ। अगर उसको एक पेपर में लिख करके सभी पार्टनर उसमें साइन कर लिए तो रिटन एग्रीमेंट कहलाता है। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप के लिखे होते हैं। और अगर एग्रीमेंट रिटन में कर लिया गया, अगर एग्रीमेंट रिटन में कर लिया गया, लिखित में कर लिया गया बच्चों, तो याद रखना वो हम लोगों का क्या कहलाता है? वही हम लोगों का साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड कहलाता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिटन लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा। ये हम लोगों का इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ इसको भी बता देते हैं, बट ये ज्यादा बेटर हम लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल कहता है साझेदारी अस्तित्व में आ सकते, पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस।
साझेदारी जो है उसका अस्तित्व कब बनता है, कब वो साझेदारी कहलाता है? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के द्वारा, बाय एन एग्रीमेंट, हाँ अभी तो बार बार समझा रहे थे आपको, केवल एक समझौते के द्वारा। एक समझौता कर लिए आप, एक एग्रीमेंट कर लिए तो एक साझेदारी बन जाता है, एक उसका अस्तित्व तैयार हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं समस्या हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम आपका कमेंट का जवाब देने का, उसका आंसर देने का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में हिस्सा है। देखो मैनेजर है, लाभ में हिस्सा तो किसका होता है यार? लाभ में हिस्सा भाई पार्टनर का होता है, मालिक का होता है, मैनेजर का थोड़ी ना होता है। मैनेजर को तो सैलरी दिया जाता है। यहां क्या बोल रहा है? ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में होता है, अ मैनेजर विथ शेयर इन द प्रॉफिट, वह मैनेजर जिसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। क्या बोलता है आगे? इज ओनली अ सर्वेंट ऑफ द फर्म, केवल फर्म का कर्मचारी है। मैनेजर जो है जिसको लाभ में हिस्सा मिलता है वो क्या है? क्या वो फर्म का एक केवल कर्मचारी है? बिकम अ पार्टनर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्या वो लॉ के द्वारा पार्टनर बन जाएगा? बिकम अ पार्टनर फ्रॉम स्टेटस, क्या वो कहता है स्थिति से साझेदार बन जाता है, स्थिति से साझेदार बन जाता है। और चौथा कहता है नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों मैनेजर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। मैनेजर जो है वो प्रॉफिट के लिए कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। वो ऐसा हो सकता है बिकम अ पार्टनर फ्रॉम स्टेटस, स्टेटस से, दिखावा से, कहता है स्थिति से साझेदार बन सकता है, सिचुएशन ऐसा अराइज कर सकता है। मैनेजर है, बाहर का वो व्यक्ति जो उसके बारे में नहीं जानता है को मैनेजर है या नहीं, वो अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम एक ऑनर हैं, इसका पार्टनर हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट के लिए कभी भी वो नहीं हो सकता है। प्रॉफिट में उस मैनेजर को कभी भी शेयर नहीं मिल सकता है, याद रखना। नेक्स्ट कहता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्म डेब्ट इज। पार्टनर का लायबिलिटी कितना होता है फर्म के रिस्पेक्ट में? तो याद रखना, ये आसान सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनर्स का लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होता है बच्चों। कितना होता है? अनलिमिटेड। तो बी जो है हम लोग का, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर जनरल बिजनेस। जनरल बिजनेस में फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं? बिजनेस जनरल है, वैसा बिजनेस के लिए जो फर्म चल रहा है उसमें पार्टनर कितने हो सकते हैं? सबसे पहली बात है आप याद रखना, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए आपके एग्जाम में, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ दिया तब के लिए हम आपको बता रहे हैं। वैसे इसका 3 कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। अगर क्वेश्चन सिर्फ पूछे आपसे, ये जनरल वर्ड ना लिखा हुआ है, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, मान लो सिर्फ आपसे अगर पूछता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितना पार्टनर हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये बात अगर किया तो मिनिमम 2 बाबू और मैक्सिमम 50। ध्यान से सुनना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितना पार्टनर, तो 2 और मैक्सिमम पूछे तो 50, और ज्यादातर यही पूछ सकता है आपसे। लेकिन बाय द वे अगर आपसे पूछ देता है कि जनरल बिजनेस में कितना, तो जनरल बिजनेस क्या होता है सर? मैं आपको बताता हूं। ये पहले का रूल था बाबू, पहले का रूल था कि बिजनेस जो है इसको 2 भाग में बांट दिया गया था, एक बैंकिंग बिजनेस और दूसरा अदर। तो अदर जो था इसी को जनरल बिजनेस कहते हैं, जनरल बिजनेस। ठीक है बच्चों याद रखना, अगर आपसे पूछे कि बैंकिंग बिजनेस है पार्टनरशिप में, तो इसमें मिनिमम तो सब में 2 होगा, मैक्सिमम अगर इसमें पूछता है तो इसमें 10 और इसमें 20। हालांकि ये पुराना रूल था, अब ये नहीं पढ़ना है, अब ये रूल चेंज हो गया है। बट फिर भी अगर पूछ दे गलती से, कभी कभी हो जाता है, तो आप ऐसा आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफाई नहीं किया बैंकिंग है कि जनरल है, ये बात नहीं बोला, ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है पार्टनरशिप में
मिनिमम कितना पार्टनर, तो 2। सिर्फ बोला पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितना पार्टनर, तो 50। ये याद रखना, और ज्यादा चांसेस ये आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पूछा था जनरल, तो जनरल के लिए कहता है समान व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितना होगा। तो जनरल बोला है तो यहां हम लोग 50 ही लिखेंगे बाबू। क्या लिखेंगे हम लोग, 50 ही लिखेंगे, क्योंकि आप जनरल में ही सबको काउंट कर दिया गया है। मतलब कि आप ऐसे मत याद रखना, आप ऐसे याद रखना कि अगर बैंकिंग पूछ दिया तब आप 10 लगा सकते हो, और अगर कोई अदर बिजनेस पूछा तो आप 50 टिक लगा करके आएंगे। अब देखो अगला कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन फर्म कैरिंग अ बैंकिंग बिजनेस। तो बैंकिंग में आपको बताया कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज। फर्म में पार्टनर का लायबिलिटी होता है, फर्म में साझेदारों का दायित्व होता है, अभी तो बताए अनलिमिटेड होता है। फर्म में पार्टनर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना बच्चों याद रखना वॉलेंटरी होता है, आपके इच्छा पर ये डिपेंड करता है, आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। आपका मन है तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, नहीं मन है तो रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, यानी वॉलेंटरी होता है, ये याद रखना। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना वॉलेंटरी है, इच्छा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कहता है एक फर्म में साझेदार, अ पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में साझेदार जो है वो क्या है। अब कहता है अपना हिस्सा अन्य साझेदारों की सहमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। क्या बोला है समझना, कहता है अपना हिस्सा क्या किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, बाकी बिना अदर जो पार्टनर हैं उनसे बिना सहमति का तो नहीं। बच्चों याद रखना कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन कब, अदर पार्टनर यानी बाकी जो पार्टनर हैं वो अगर सहमति दे दिए, वो अगर रेडी हो गए हाँ तुम अपना हिस्सा दूसरे को ट्रांसफर कर दो, अगर उनसे सहमति मिल गया है तब वो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहां देखो वैसा ऑप्शन, तो अपना हिस्सा अन्य सभी साझेदारों की सहमति से, हाँ बी नंबर। देखो कहता है कैन ट्रांसफर ही शेयर टू एन आउटसाइडर विथ द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। बाकी पार्टनर अगर कंसेंट दे दिए हैं, रेडी हो गए हैं कि हाँ आप अपना हिस्सा ट्रांसफर कर दो। मतलब सर नहीं समझे, थोड़ा सा समझाइए इसको। हम एक पार्टनर है बाबू, आप एक पार्टनर हैं, हम दोनों मिलकर के एक बिजनेस शुरू किए हैं। हम अपना हिस्सा दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका परमिशन रहेगा तब। हम अपना खुद का हिस्सा दूसरे के नाम पर तभी ट्रांसफर कर सकते हैं जब आपका परमिशन रहेगा। आपका अगर परमिशन नहीं रहेगा तो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका परमिशन है, आप मेरे पार्टनर हैं और आपका परमिशन है, हम अपना हिस्सा ट्रांसफर दूसरे को कर सकते हैं, थर्ड पर्सन को, ये याद रखना। नेक्स्ट कहता है पार्टनर हुज एसोसिएशन विथ द फर्म इज नोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड। कहता है एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है। एक पार्टनर है बाबू, उसके बारे में पब्लिक जानता ही नहीं है कि वो भी पार्टनर है। मान लो हम लोग 4 लोग मिलकर के एक बिजनेस शुरू किए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो बोला भाई हमको ना जनता के बीच मत शो करना कि हम भी तुम्हारा पार्टनर है। हम पार्टनर रहेंगे, हम पूंजी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पब्लिक को नहीं मालूम होना चाहिए, हम 4 के अलावा और किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि हम भी पार्टनर हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वैसे जो पार्टनर होते हैं, ऐसे पार्टनर होते हैं बच्चों, तो ऐसे जो पार्टनर होते हैं बच्चों, इसको हम लोग गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सीक्रेट पार्टनर कहा जाता है। देखो ना 4 प्रकार का, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब नाम से ही पता चल गया होगा आपको, जो एक्टिव है, सारा मैनेजमेंट वगैरह देख रहा है, हर काम कर रहा है, वो हर जगह पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस में, तो वो एक्टिव पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर है, पूंजी लगा दिया, कैपिटल लगा दिया, लेकिन वो मैनेजमेंट वगैरह देख रेख नहीं कर रहा है,
उसको उतना ज्यादा मतलब नहीं है कि बिजनेस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वैसे पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। ऐसे ऐसे भी पार्टनर होते हैं। नॉमिनल पार्टनर केवल नाम मात्र का है, केवल वो नाम का पार्टनर है। जैसे मान लो कि हम लोग मान लो हम 2 लोग मिलकर के एक बिजनेस शुरू किए। मेरा एक दोस्त था, हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक के बीच उसका नाम को भी शो कर रहे हैं, वो भी पार्टनर है। क्यों सर ऐसा? वो जो मेरा दोस्त था उसका मार्केट में जनता के बीच अच्छा रेपुटेशन था, उसके बारे में बहुत लोग जानते थे, बहुत सारे जनता जानते थे कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, नामी व्यक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नामी आदमी था, इसलिए उसको भी पार्टनर बना रहे हैं। नाम का केवल बना रहे हैं कि तुम भी उसको सिर्फ बोले कि भाई ऐसा करो ना, तुम्हारा भी नाम हम अपने पार्टनर्स अपने बिजनेस में जोड़ देते हैं। बोला क्यों? बोले कि जब तुम्हारा नाम को जोड़ देंगे तो उससे हम लोगों को फायदा होगा, जनता को लगेगा कि तुम भी पार्टनर हो, तो हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बोला ठीक है जोड़ दो, क्या दिक्कत है, हम पूंजी नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम लोग बोले तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारा सिर्फ नाम हम लोग यूज करना चाहते हैं। वो दोस्त के नाते, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नाम यूज कर लो। तो ऐसे जो पार्टनर होते हैं वो नाम मात्र के पार्टनर नॉमिनल पार्टनर कहलाते हैं बच्चों। सीक्रेट आपको बताए जिसके बारे में बाहर नहीं बताना है पार्टनर, लेकिन नहीं बताना है, जस्ट उल्टा दोनों, तो वो हम लोगों का सीक्रेट पार्टनर होता है। नेक्स्ट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ पार्टनर आर डिटरमिन। पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है बाबू, यानी पार्टनर के बीच कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई लिखित में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं पार्टनर के बीच, तब हर एक पार्टनर का क्या अधिकार रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कौन डिसाइड करता है? देखो यहां बोला है पहला पार्टनर्स बाय कोर्ट के द्वारा, अंडर पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। और याद रखना ये जो एक्ट है बच्चों, यह है क्या, 1932, 1932। ये भी पूछ सकता है आपके परीक्षा में कि पार्टनरशिप का जो एक्ट है, अधिनियम है, वो कब पास हुआ था? तो याद रखना, यानी कब लागू हुआ था, तो 1932 में ये लागू हुआ था, 1932 में, ठीक है, ये याद रखना, पूछ सकता है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम लोग पढ़े थे 1912, उस तरह से पार्टनरशिप का भी एक्ट है 1932। नेक्स्ट कहता है निम्न में साझेदार कौन हो सकता है? हु कैन बी अ पार्टनर? इसमें से कौन है जो जिसको पार्टनर आप बना सकते हैं? क्या एक फर्म को पार्टनर बना सकते हैं? एक कंपनी है उसको आप पार्टनर बना सकते हैं? कोई इंडिविजुअल व्यक्ति उसको पार्टनर बना सकते हैं? सबको बना सकते हैं। एक कंपनी है वो भी एक व्यक्ति कहलाता है बाबू, याद रखना, एक कंपनी भी एक व्यक्ति कहलाता है, फर्म भी एक व्यक्ति कहलाता है, और हम आप तो एक व्यक्ति हैं ही, ठीक है। तो तीनों को हम लोग पार्टनर बना सकते हैं। इसको भी पार्टनर के रूप में हम रख सकते हैं, इसको भी पार्टनर के रूप में हम रख सकते हैं, इसको भी हम पार्टनर के रूप में रख सकते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग होगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फुल फ्लेज पार्टनर। अच्छा नॉट बोल दिया, निम्न में से कौन पूर्ण साझेदार की श्रेणी में नहीं आता? अच्छा, जिसको आप पूरे रूप से पार्टनर नहीं कह सकते हैं। पहला एक्टिव पार्टनर को, उसको कैसे नहीं बोलेंगे आप? स्लीपिंग पार्टनर को भी पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर को पार्टनर बाय होल्डिंग ऑट, प्रदर्शन द्वारा। तो प्रदर्शन द्वारा जो है बाबू, इसको आप पूरी तरीके से पार्टनर नहीं मान सकते। सिर्फ वो अपने आप को दिखावा कर रहा है कि हाँ हम पार्टनर हैं। जैसे मैनेजर आपका बिजनेस का, आपका जो बिजनेस चल रहा है, आपका जो फर्म चल रहा है, उसका मैनेजर है, उसका एम्प्लॉय है, वो अपने आप को पार्टनर के जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के पास, उसको आप सही रूप से पार्टनर नहीं मान सकते हैं। पूर्ण रूप से आप उसको पार्टनर नहीं मान सकते। ये पार्टनर है, गुप्त रूप से है लेकिन है, ये सोया हुआ है लेकिन ये भी पार्टनर कहलाएगा। एक्टिव है वो तो पार्टनर होगा ही होगा। तो आज का हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
और भी आपको किसी प्रकार का समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर हम लोगों का खत्म होता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।